हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 38वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 37 लेक्चर पूरे हो चुके हैं और हमारी यूनिट नंबर 4 चल रही थी। देखो, यूनिट नंबर हम 4 का डिस्कशन कर रहे थे। इससे जो पहले की जो क्लास थी उस क्लास में हमने श्यानता को डिटेल में समझा कि सर श्यान बल क्या होता है, श्यानता क्या होती है और श्यानता का क्या फॉर्मूला होता है। तो हमने श्यानता को डिटेल में हम समझा था पिछली क्लास में। और इस क्लास में हमने बताया था, पिछली क्लास में क्या था कि हमने बता दिया था कि अभी श्यानता पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाई है। हम नहीं चाहते थे कि वो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाए, इसलिए उस क्लास का बचा हुआ पोर्शन आज की क्लास में हम समाप्त करेंगे। तो पहले जो हमने कल पढ़ा था उससे संबंधित कुछ ये 5 प्रश्न हैं। पहले हम इन 5 प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर 2 नोट पॉइंट हमारे बचे हुए हैं, 2 नोट पॉइंट करेंगे और 2 न्यूमेरिकल या फिर 2-3 न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इन सवालों को डिस्कस करते हैं। देखो, पहला सवाल है सर, आदर्श तरल या द्रव की श्यानता होती है। आदर्श तरल या फिर द्रव क्या होता है? देखो, संसार का कोई भी लिक्विड अगर हम बोल दें कि सर ये आदर्श है, आदर्श का मतलब वहाँ पर कोई भी रूल, फिजिक्स का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। आदर्श है इसका मतलब परतों के बीच में जो वेलोसिटी होगी वो सब परतों की समान होगी। आदर्श द्रव का मतलब होता है सर परतों के बीच में जो वो रिलेटिव वेलोसिटी है वो सबकी समान है। जब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी समान है, वो दोनों एक साथ चल रहे हैं तो उनके मध्य में किसी प्रकार का श्यान बल नहीं लगेगा। तो इसका मतलब श्यान बल अगर नहीं लगेगा तो सर श्यानता भी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि सर इस सवाल का जवाब क्या हुआ? आदर्श तरल या द्रव की श्यानता कितनी होती है? इसकी श्यानता 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि यदि द्रव आदर्श है तो परतों के मध्य किसी प्रकार का श्यान बल नहीं लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 0। अगर हम बात करते हैं सर ठोसों की श्यानता होती है। अगर हम बात करें सॉलिड की तो सर सॉलिड के अंतर्गत श्यानता का तो गुण होता ही नहीं है। ये श्यानता, ये गुण है, ये किसका होता है? पदार्थों में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका गुण होता है ये श्यानता? तो हम कहते हैं कि सर ये द्रव का गुण होता है। द्रव का गुण है श्यानता, लेकिन ठोस का गुण तो है नहीं। तो हम यहाँ बात कर, हमने पूछा है सर ठोसों की श्यानता क्या है? श्यानता ठोसों का गुण होता नहीं है, तो हम कहेंगे सर ठोसों की श्यानता 0 होगी, क्योंकि श्यानता उसका गुण होता ही नहीं है, द्रव का गुण होता है। तो हम कहेंगे सर ठोसों की श्यानता कितनी होती है? 0। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। अगला है सर, श्यानता गुणांक निर्भर करता है। जो हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा था वो किस पर डिपेंड करता है? हमने पिछली क्लास में बताया था 2 चीजों पर डिपेंड करता था। सर तापमान पर डिपेंड करता है। सर श्यानता गुणांक तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान बढ़ाओगे तो श्यानता गुणांक घटेगा, तापमान घटाओगे तो श्यानता गुणांक बढ़ेगा। इस तरह से हमने समझा था। तो सर तापमान पर तो डिपेंड करता है। अगला है सर द्रव की प्रकृति। तो नेचर, जो लिक्विड का नेचर होता है सर उस पर भी श्यानता गुणांक है वो निर्भर करता है। मैंने बताया था कि जो ज़्यादा घना है, जो डेंस है, जो लिक्विड बहुत ज़्यादा घना है या फिर हम इसको बोलेंगे सर गाढ़ा है, तो सर उसकी श्यानता ज़्यादा होती है। हमने बताया था कि सर जल की अपेक्षा शहद की श्यानता ज़्यादा होती है। जल की अपेक्षा शहद की जो श्यानता है वो ज़्यादा होती है क्योंकि वो गाढ़ा होता है। तो हम बात करें सर श्यानता गुणांक है वो तापमान पर भी निर्भर करता है और द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि इसका नेचर कैसा है। तो कुल मिलाकर हमारा सवाल हुआ ए और बी दोनों। इसका मतलब ये तापमान पर भी डिपेंड करता है और द्रव की प्रकृति पर। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। जल की अपेक्षा वायु में गति करना सरल है। हवा में हम गति करना चाहें तो आसान है और जल में गति करना चाहे तो कठिन है। ऐसा क्यों? वही पूछ रहा है। क्योंकि जल की श्यानता, क्योंकि जल की जो श्यानता है वो डैश होती है। एक बार बताओ, यहाँ वायु और जल की बात हो रही है। अब उसने पूछी जल की श्यानता कितनी है, तो वायु से ही तुलना कर रहा होगा। तो वायु की अपेक्षा जल की श्यानता कैसी होती है? वायु की अपेक्षा अगर जल को देखें तो गाढ़ा होता है, तो श्यानता ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे सर जो जल की श्यानता पूछ रहा है वायु की अपेक्षा तो अधिक होती है, अधिक। अगला है हमारा सर 5वां कि श्यानता गुणांक का मात्रक डैश होता है। श्यानता गुणांक के मैंने कई मात्रक बताए थे आपको, 5 मात्रक मैंने बताए थे। तो अब आप देखो इसमें से क्या है। पॉइज तो बिल्कुल होता है सर। सीजीएस में श्यानता गुणांक का मात्रक पॉइज होता है। एमकेएस में पॉइजली होता है और सर एमकेएस में ही पास्कल इंटू सेकेंड होता है। तो ये तीनों ही इसके मात्रक होते हैं। तो हम कहेंगे सभी। इसका जवाब हुआ सभी। अब हम समझते हैं सर एक नोट पॉइंट, वो नोट पॉइंट
जो हम पिछली क्लास में हमने कहा था कि हम आगे की क्लास में इसको करेंगे। देखो है क्या कि अगर हमने इससे पहले देखा कि ये जो श्यानता का गुण है वो द्रव की परतों के मध्य लगता है, श्यानता श्यान बल वहां लगता है, श्यान बल के कारण वो परतों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको रोकता है, इसी को हम बोलते थे श्यानता। तो हम श्यानता पिछली क्लास में समझ चुके थे। अब हम समझेंगे कि अगर कोई नाभ है या कोई सॉलिड चीज है वो जल की सतह पर तैर रही है। मान लीजिए सर हमारे पास एक कंडीशन है कि ये हमारे पास एक नाभ है, ये मान लीजिए नाभ है और ये जल की सतह है, ये मान लीजिए जल है और जल की सतह पर ये नाव तैर रही है। तो अगर ये नाव इधर जा रही है, मान लीजिए अगर ये नाव है ये इधर जा रही है, तो नाव की ये सतह होगी और यहाँ पर एक जल की परत होगी, जल की भी परत होगी और यहाँ नाव की सतह होगी। सर उनके मध्य में भी तो सापेक्ष गति होगी। तो होता क्या है कि जिस वेग से ये चलता है, जिस वेग से ये मान लीजिए नाव 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, तो इसका जो पृष्ठ है वो भी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जाएगा। तो जब वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसके संपर्क में जो भी द्रव की सतह होगी सर उसको आगे खींच कर ले जाएगा। इतनी चाल से तो नहीं ले जा पाएगा, लेकिन इससे थोड़ी सी कम चाल से इससे संपर्क, इससे टच करने वाली जो परत होगी वो आगे बढ़ेगी। तो इसका मतलब इन दोनों के मध्य में भी एक बल कार्य करेगा, उसको भी हम श्यान बल कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा बल लगता है सर? यहाँ पर भी एक विरोधी बल है, विरोधी बल, उसका नाम क्या है? वही श्यान बल। जो विस्कस फोर्स है, श्यान बल है, वही श्यान बल यहाँ काम कर रहा है। और हमारा पास फॉर्मूला क्या है सर? अगर हम इस वाले श्यान बल को हम एफ बी माने कि अगर सर देखो हमने पहले कल वाली क्लास में पढ़ा था फॉर्मूला कि द्रव की जो परतें हैं उनके मध्य में श्यान बल निकलता है, श्यान बल लगता है, तो उसका फॉर्मूला क्या था? जो वो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला इसके लिए लगता है। अगर कोई चीज सॉलिड चीज है वो किसी लिक्विड की सतह पर तैरे तो हम वहां पर जो श्यान बल का फॉर्मूला है वो वही वाला इस्तेमाल करते हैं जो हमने कल निकाल के बताया था। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सर कल वाला फॉर्मूला क्या था? एफ बी बराबर माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी एच। ये हमने बताया था कल फॉर्मूला, जहां पर हमने बताया था ये जो चीज है यहाँ पर ये डी वी अपॉन डी एच, ये क्या है? वेग प्रवणता, ये वेग प्रवणता है। यहाँ पर ए क्या है? स्पर्श पृष्ठ क्षेत्रफल। आखिरकार कितना एरिया स्पर्श कर रहा है, कितना एरिया एक दूसरे के संपर्क में है, कांटेक्ट में क्या है, या इसको इंग्लिश में कांटेक्ट एरिया बोलते हैं। और यहाँ ईटा क्या है? यहाँ ये ईटा है, ये ईटा क्या है? ये है श्यानता गुणांक, ये है श्यानता गुणांक, ये हो गया। तो ये हमारा कल वाला फॉर्मूला था कि सर ये जो श्यान बल है इस वाली कंडीशन में भी अगर श्यान बल को देखें तो सर यही फॉर्मूला काम करता है। सर ये फॉर्मूला बदलता कब है? जब बदलता है जब सॉलिड चीज जल के अंदर तैरे। अगर हमने ये वाला हमने चलो नोट पॉइंट यहाँ समझा, हम नोट पॉइंट का वो लिख देते हैं हिंदी के क्या है? जब कोई ठोस तरल की सतह पर तैरे या गति करे। जब कोई ठोस है, कोई सॉलिड चीज है, वह किसी तरल की सतह पर तैरे या फिर गति करे, तब वहां पर इस ठोस की सतह और इस जल की सतह के मध्य में एक बल कार्य करेगा, उसको श्यान बल कहते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला वही है जो हमने कल पढ़ा था। अब इस पे आधारित मैं एक न्यूमेरिकल आपको अभी बताऊंगा। चलो यहाँ पर मैं इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ। यहाँ पर न्यूमेरिकल चलो मैं अभी लिख कर लाऊंगा। पहले हम यह समझते हैं कि सर ये हमने एक कंडीशन समझ ली, अगली हम एक और कंडीशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल दोनों को एक साथ करेंगे। इन दोनों ही फॉर्मूले के न्यूमेरिकल हैं वो हम एक साथ करेंगे। सर यहाँ पर हम कंडीशन नंबर 2 समझेंगे कि सर अगर ये तो सॉलिड वस्तु द्रव की सतह के ऊपर तैर रही है, अगर सर ऐसा हुआ भविष्य में कभी तो कोई सॉलिड चीज है जल के अंदर आके, कंडीशन ये बनी कि सर ये तो जल है, मान लीजिए ये जल है या फिर कोई लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, यहाँ पर ये सर सॉलिड है, ये कोई सॉलिड चीज है और इधर गति कर रही है, कोई सॉलिड चीज है और जल के अंदर आगे की तरफ गति कर रही है, इधर इसकी गति हो रही है। अगर ये इस तरह से गति कर रही है
तो अगर हम बोलेंगे कि सर अगर ये इस तरह से गति करके जाएगा तो फिर इस पर भी तो श्यान बल लगेगा, बिल्कुल इस पर भी श्यान बल लगेगा। तो सर इसके ऊपर श्यान बल जो लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो उस फॉर्मूले यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी सतह होगी, यहाँ पर बल लगेगा, यहाँ पर, और यहाँ पूरी इसके पूरे पृष्ठ पर पीछे की तरफ ये बल लगेगा, एफ वी होगा, उसी को हम श्यान बल कहेंगे। तो लेकिन इस श्यान बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है और इस फॉर्मूले की गणना किसने की थी? तो सर्वप्रथम देखिए, अगर हम इस के अंदर, जल के अंदर आकृति बदल देंगे, मान लो ये गोला है, एक गोला है, उसको हम गति कराएं तो सर फॉर्मूला अलग होता है। अगर सर हम यहाँ क्यूब लेकर आएंगे और क्यूब को गति कराएंगे तो फॉर्मूला अलग होगा। मतलब संसार की जितनी आकृतियां हैं, अगर मान लो 10 आकृति हैं और 10 आकृतियों को इसमें गति कराएंगे तो 10 फॉर्मूले बनेंगे। जितनी आकृतियां होंगी सर फॉर्मूले भी उतने ही बनेंगे। इसका मतलब सर हजारों लाखों आकृतियां हो सकती हैं, सॉलिड की हजारों लाखों आकृतियां हो सकती हैं। तो इसका मतलब सर इसके अंदर जब गति करेगा तो ये जो श्यान बल होगा सर इसके हजारों लाखों फॉर्मूले होंगे, बिल्कुल हजारों लाखों ही होंगे। लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है? हमें पढ़ना है केवल गोले को। केवल गोले को अगर द्रव के अंदर गति कराएंगे तब हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला क्या है, और उसी पे आधारित सवाल आपके बनेंगे। देखो, गोले को अगर हमें गति कराना है तो इसके लिए जो यहाँ पर जो श्यान बल का फॉर्मूला है, ये जो श्यान बल है, इस फॉर्मूले को किसने निकाला था? इस फॉर्मूले को फॉर्मूला को सर्वप्रथम स्टोक नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया। सर्वप्रथम एक स्टोक नामक वैज्ञानिक था, स्टोक नामक वैज्ञानिक, उसने इस एक गोले को जल के अंदर गति कराकर देखा, और जब गति कराया तो उस पर जितना भी श्यान बल लग रहा था उस श्यान बल के लिए फॉर्मूला निकाल के दिया, और स्टोक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इसे स्टोक्स लॉ कहते हैं या स्टोक का नियम कहते हैं। तो हम समझते हैं कि सर इसीलिए ये है क्या, स्टोक्स, हम इसको बोलेंगे स्टोक्स लॉ, इंग्लिश में STOC, स्टोक्स लॉ, LAW, या स्टोक का नियम, स्टोक का नियम, स्टोक का नियम। तो अब हमें समझ में आया कि सर स्टोक का नियम कहाँ लगता है? वहां लगेगा जब कोई वस्तु, कोई सॉलिड वस्तु जल के अंदर गति करेगी तो उसके ऊपर एक श्यान बल लगेगा पीछे की तरफ, उसकी गति को रोकने के लिए। तो सर उसको रोकने के लिए जो श्यान बल लग रहा है, इस श्यान बल का फॉर्मूला स्टोक नामक वैज्ञानिक ने निकाला था। इसीलिए हमें इसे स्टोक का नियम या फिर स्टोक्स थ्योरम, स्टोक का नियम या फिर स्टोक्स थ्योरम या स्टोक्स रूल कहते हैं। आपने सुना होगा इंटरमीडिएट में स्टोक का नियम, तो वही वाला है। सर इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया था? अब हमारे मन में एक इच्छा जागृत हो गई, तो सर इन्होंने फॉर्मूला इसके लिए दिया, हजारों लाखों आकृतियां होंगी तो सर हजारों लाखों फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन इन्होंने केवल गोले के लिए दिया, और गोले के ही हमें पढ़ना है क्योंकि आगे एग्जाम में बनेगा तो गोले पर ही सवाल बनेगा। तो हमने देखा कि सर एफ वी है क्या? 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी, ये डायरेक्ट याद हमको रखना है। इसका इंटरमीडिएट में डेरिवेशन होता है, लेकिन हमको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम में तो डेरिवेशन आना नहीं है। हमारे एग्जाम में या तो फॉर्मूले से डिपेंडेंट कोई चीज डायरेक्ट पूछेगा, या फिर छोटी छोटी वैल्यू दे देगा इनकी, आराम से कैलकुलेट करवाएगा इसकी वैल्यू कि बताइए कितना बल लगेगा। तो ये हो सकता है 6 पाई, ये तो कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, और पाई है ये जो ईटा है श्यानता गुणांक, ये है आर इस गोले की त्रिज्या, और यहाँ पर वी है इसका वेग कितना है। तो हम बात करें सर ये तो वेग है, और जहाँ ये जो आर है, आर जो है ना, आर वो इसकी त्रिज्या है। हम लिख देते हैं जहाँ आर क्या है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, ये गोले की त्रिज्या है। वी क्या है? यहाँ गोले का वेग है। तो हम यहाँ पर इसके लिए हिंदी क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं जब कोई गोला द्रव के अंदर गति करे तब उस पर
लगने वाला श्यान बल, श्यान बल। हमारे पास ये जो नोट पॉइंट है वो है सर, जब कोई गोला द्रव के अंदर गति करे तो उसके ऊपर लगने वाला जो श्यान बल है, इस श्यान बल की गणना स्टोक ने की थी, इसीलिए इसे स्टोक का नियम कहते हैं, स्टोक्स लॉ बोलते हैं। तो हमारे पास सर इन्होंने क्या फॉर्मूला बनाकर दिया था सर इसके लिए, तो फॉर्मूला बनाकर दिया था एफ बी बराबर 6 पाई ईटा आर वी। जहां पर अगर तुमसे कभी पूछ लेगा भविष्य में तो देखो वी की वैल्यू देगा, आर की वैल्यू देगा और इसकी भी वैल्यू देगा, पाई की वैल्यू आप जानते हो, रखो और सॉल्व करो, इस तरह से पूछ सकता है। तो एक काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इन दोनों फॉर्मूलों से संबंधित मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आगे दो न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। देखो हम ये समझ चुके हैं कि अगर कोई सॉलिड चीज है, द्रव की सतह के ऊपर तैर रही है, तो सर वहां पर श्यान बल का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर ये जो ये वेग प्रवणता है, ये एरिया है और ये श्यानता गुणांक है। और अगर द्रव के अंदर किसी प्रकार का अगर गोला गति कर रहा है तो उसका श्यान बल इस फॉर्मूले से निकलता है। यहाँ पर एक बात पूछता है कि अगर कोई गोला है, द्रव के अंदर गतिमान है, द्रव के अंदर गतिमान है, तो उसके ऊपर लगने वाला श्यान बल किस किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखो सबसे पहले नंबर पर है वेग। इसका मतलब सर ये श्यान बल है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे एफ बी डिपेंड डिपेंड करता है, किस किस पर डिपेंड करता है। तो नंबर 1 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कण का या पदार्थ, कण बोल लो या फिर यहाँ पर बोलो ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी VELOSITY, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, OBJECT, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कि सर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है सर आर, ये है रेडियस, त्रिज्या। तो सर त्रिज्या का मतलब क्या है, सर त्रिज्या कम है तो छोटी बॉल है, त्रिज्या बड़ी है तो बड़ी बॉल है। सर ये आर को कम या ज्यादा करके हम उसके आकार में परिवर्तन करते हैं, तो हम यहाँ बोल सकते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसका साइज है। आर जो है हम या तो यहाँ लिख दो कि रेडियस ऑफ स्फीयर, ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस पर, या फिर हम यहाँ लिखें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें लिख सकते हैं साइज SI, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और तीसरे नंबर पर आपको लिख रहा है सर श्यानता गुणांक। अब श्यानता गुणांक क्या मतलब है, श्यानता गुणांक का ये भी डिपेंड करता है कि सर कोई लिक्विड है वह कितना गाढ़ा है, लिक्विड का जो नेचर है। इसका मतलब हम या तीसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड, या नेचर ऑफ लिक्विड अगर हम वो ना लिखना चाहें तो हम सीधा लिख सकते हैं सर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हम यहाँ तीसरा भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट, नेचर ऑफ लिक्विड, NATU, नेचर ऑफ लिक्विड, LIQUID, नेचर ऑफ लिक्विड होगा, या फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिखना चाहो तो इसको ब्रैकेट में को PWFICIEN ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। तो कुल मिलाकर ये जो लिक्विड के अंदर अगर कोई स्फीयर गतिमान है तो उसके ऊपर लगने वाला जो श्यान बल है वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। आपसे यहाँ से सवाल पूछ लेगा डायरेक्ट, कैसे पूछेगा, वो कहेगा कि अगर कोई द्रव है, द्रव के अंदर एक गोला है, वो गतिमान है, तो उसके ऊपर लगने वाला बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ किसी एक ऑप्शन में लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वस्तु है उसके बेग पर, तो बिल्कुल उसके बेग के समानुपाती होता है। देखो तीनों के समानुपाती है, तीनों चीजें बढ़ेंगी तो सर ये FV बढ़ेगा, और तीनों घटेंगी तो FV घट जाता है। तो ये हमें समझ में आया। अब हम यहाँ समझते हैं कि सर ये तो न्यूमेरिकल है, एक तो इस पर डिपेंडेंट है और एक इस पर डिपेंडेंट है। तो हम देखते हैं सर यहाँ पर क्या है कि एक 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तथा 5 किलोग्राम लकड़ी का तख्ता, मतलब एक तख्ता है, तख्ता तो देखा ही होगा, लकड़ी का तख्ता होता है इस तरह से, लकड़ी का तख्ता है, उसका द्रव्यमान दे दिया है और उसका क्षेत्रफल दे दिया है, जल की सतह पर तैर रहा है, जल की सतह पर तैर रहा है मतलब ये वाली कंडीशन है, सतह के ऊपर तैर रहा है, ये वाली कंडीशन है, सतह पर तैर रहा है। द्रव
कि वेग प्रवणता 15 सेकंड इनवर्स वेग प्रवणता दे ही दी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर वेग प्रवणता ये भी दे दी है, तो वह किस त्वरण से गति करेगा यदि घर्षण गुणांक कितना है, घर्षण गुणांक भी दे दिया है। तो उसने एक्सेलरेशन पूछा है कि किस एक्सेलरेशन किस त्वरण से वो गतिमान रहेगा। तो हम यहाँ पर बात करें सर ये कंडीशन तो ये वाली बन रही है क्योंकि जल के ऊपर सतह पर तैर रहा है, तो कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला लगेगा। तो अगर हम बात करें सर इस फॉर्मूले की तो हमारे पास ईटा होना चाहिए, तो ईटा ये रखा है। तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज दे रखी हैं, तो हम कहेंगे कि सर ये एक तो ये क्षेत्रफल ए दे दिया है, क्षेत्रफल है 2 मीटर स्क्वायर, ये किलोग्राम मतलब एम दिया है 5 केजी। तुम कहोगे सर यहाँ पर किलोग्राम का क्या काम, किलोग्राम का यहाँ पर काम नहीं है, लेकिन पूछा क्या है हमको, पूछा क्या है, ये पूछा है त्वरण, ये पूछा है। तो त्वरण निकलता है F बराबर m इंटू ए, तो वहाँ पर F के स्थान पर एम ए रखकर हम निकालेंगे। तो ठीक है ये द्रव्यमान है। उसके बाद हम बात करते हैं सर ये क्या है, प्रवणता dv अपॉन dh दे दिया है 15 सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पर ये ईटा भी दे दिया है, यहाँ पर ईटा कितना है 10⁻⁻2, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है। फॉर्मूला हमारा ये है, तो हमें लिखेंगे सर एफ वी बराबर माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी टी डी एच, ये वाला एफ वी के स्थान पर हम क्या रखेंगे एम इंटू ए, हम जानते हैं सर ये होता है एम इंटू ए बराबर, इसकी वैल्यू रखो माइनस, देखो माइनस का चिन्ह लगाओ, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जब ये दिखाते हैं हम फॉर्मूले दिखाते हैं तब तो हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। ये माइनस का चिन्ह ये बताता है कि ये विरोधी बल है, दोनों के दोनों विरोधी बल हैं, केवल इसको बताने के लिए ये आता है। लेकिन जब फॉर्मूला लगाकर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसकी जो आंकिक वैल्यू है उसको पॉजिटिव हमेशा रखता है। देखो ऑप्शन में तुम्हें कहीं पर भी नेगेटिव लग रहा है तो हम इसको नेगेटिव को लेकर नहीं चलेंगे, ये तो केवल डायरेक्शन बताता है बस, इसलिए तो हम यहाँ पर वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। ईटा की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाई ए कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई डी वी अपॉन डी टी कितना है 15। एम की वैल्यू भी हम रख सकते हैं यहाँ पर, अगले स्टेप में रखेंगे एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है 5, तो एम इधर चला जाएगा अपॉन में, एम यहाँ अपॉन में चला जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 गुणा 2 गुणा 15 और बट्टे में एम जो नीचे आएगा उसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट 5 रख दी। सॉल्व कर दो, 5 से ये कटा 3 बार, 3 दूनी 6, ये हो गया 6 और 10⁻⁻2 है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.06, ये आएगा हमारा आंसर। तो कहाँ पर है 0.06, ये है, और ये था क्या एक्सेलरेशन था, तो मीटर पर सेकंड में आता है ये, तो ये 0.06, इस सवाल का जवाब हो गया बी ऑप्शन। अगला है सर किसी पदार्थ का एक गोला जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है तथा इसका द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, यदि गोले का वेग 3 मीटर पर सेकंड हो तो उसका त्वरण बताओ यदि ईटा बराबर इतना है। अच्छा मैंने यहाँ पर ये नहीं दिया कि गोला पानी के अंदर गति कर रहा है, मैंने यहाँ पर ये बात नहीं दी क्योंकि ये सवाल मैंने ही बनाया है भाई साहब, किसी एग्जाम का तो नहीं। तो यहाँ मैं एक बात लिखना भूल गया हूँ कि ये जो गोला है ना, गोला ये जल के अंदर गति कर रहा है, ये लिख देते हैं यहाँ, यहाँ गोला जल के अंदर गतिमान है। इस बात को लिखो, इस बात को अलग से लिखेंगे क्योंकि हम ये बताकर चलेंगे, वैसे न्यूमेरिकल में अंदर देता है, बताकर ही वो चलता है। पहली बात तो यहाँ एक कॉमन, अगर ये नहीं भी देता तो कॉमन सेंस लगाते कि गोला है, गोला तो वो किसी पदार्थ का गोला है तो जल की सतह पर कैसे तैरेगा, एक कंडीशन में तैर सकता है, अगर लकड़ी का है तो, लकड़ी का होता तो ये बता कर देता। वैसे अगर सवाल देगा तो वो बताएगा कि जल के अंदर तैर रहा है, अंदर तैर रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा ये वाला। अब हम बात करते हैं सर यहाँ पर क्या क्या दिया है हमें, तो किसी पदार्थ की त्रिज्या आर दे दी है, आर बराबर 1 मीटर है, उसके बाद इसका द्रव्यमान है एम बराबर 6 kg है, उसके बाद गोले का वेग दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड, उसके बाद इसका त्वरण हमको बताना है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क है, यदि ईटा भी दे दिया है, ईटा बराबर कितना है, ये है 10⁻³ तो ये कंडीशन है, फॉर्मूला हमारे सामने है। तो हम रखते हैं सर एफ वी बराबर 6
पाई ईटा आर वी, वैल्यू रखो जरा 6, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, मल्टीप्लाई बाई ईटा, ईटा की वैल्यू कितनी है 10 की घात -3, 10 की घात माइनस का 3, मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कहाँ पर है, आर है 1 मीटर, 1 मीटर रखेंगे, मल्टीप्लाई अब क्या है भाई वी, वी की वैल्यू है 3, तो 3 रखा, और ये जो एफ वी था इसको हम लिखेंगे एम इंटू ए, और ये जो एम है एम अपॉन में जाएगा, तो वैल्यू हम यहाँ नीचे आके रख देंगे, एम की वैल्यू कितनी थी 6 थी, तो 6 को हम नीचे रखेंगे, ए बराबर 6 मल्टीप्लाई बाई 3.14 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3, और अपॉन में आ जाएगा 6, इस 6 से ये 6 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा बस, ये जो 6 है ये हमारे पास कट गया ये वाला। अब हम देखते हैं सर इनको सॉल्व कर लो, 3 का गुणा इधर कर लो, 4 3 12, 12 की 2 हासिल 1, 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 1 4, 4 और 3 2 का 9, 9.24 इंटू 10⁻³ आएगा, 9.24 9.42 इंटू 10⁻³ यही है, ये ऑप्शन नंबर ए बन गया। तो कुल मिलाकर सर ये हमारे सवाल हुए। हम देखते हैं सर आगे एक और सवाल है, एक सवाल क्या है, एक छोटा सवाल है कि द्रव के अंदर गतिमान एक गोला किस नियम से गति, मतलब किस नियम से उसकी गति रोकी जाती है। अगर हम, चलो इस सवाल को मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, द्रव के अंदर एक गोला गतिमान है तो उसकी गति को रोकने के लिए कौन सा नियम लागू होगा। 4 हैं ऑप्शन, ये सवाल में लिख नहीं पाया मैं। ऑप्शन नंबर देखो, स्टोक्स का नियम लागू होता है, उसकी गति स्टोक्स के नियम से रुकती है, या बर्नौली की प्रमेय से रुकती है, या फिर अविरतता के सिद्धांत से रुकती है, या फिर टॉरिसली की प्रमेय के कारण वो रुकती है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर अगर गोला अगर जल के अंदर गति कर रहा है तो वो तो स्टोक्स ने दिया था, तो स्टोक्स के नियम के अनुसार उसकी गति को रोका जाता है। तो ये हुआ हमारा पूरा श्यान बल। हमने इससे पहली वाली वीडियो में श्यान बल आपको पढ़ाया, परिभाषा वगैरह सब कुछ बता दी थी, फॉर्मूला भी हमने वहाँ निकाल दिया था। लेकिन आज की क्लास में हमने ये देखा कि अगर द्रव की सतह के ऊपर कोई चीज़ सॉलिड चीज़ है और द्रव की सतह के ऊपर तैरेगी तो सर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और सर अंदर तैरेगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर द्रव के अंदर तैराएगा तो केवल गोले को वो तैराएगा, क्योंकि गोले का ही फॉर्मूला हमारे इंटरमीडिएट में हमको दिखाता है। ये 6 पाई ईटा आरवी इंटरमीडिएट की किताब में, इतनी मोटी किताब आती है, उस किताब में मात्र इस गोले के लिए इस फॉर्मूले को निकाल के दिया है, और किसी आकृति के लिए फॉर्मूला निकाल के नहीं दिया है। जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे एग्जाम फॉर्मूले मिलेंगे। सर स्क्वायर के लिए अलग होता है, क्यूबॉइड के लिए अलग होता है, बेलन के लिए अलग होता है। अगर हम बात करें सर कौन के लिए, जो आपका शंकु होता है उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो सबके लिए इसका फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन हमको केवल गोले का पढ़ना है, क्योंकि गोले का ही ये दिया था स्टोक ने, इसलिए स्टोक का नियम हम पढ़ते हैं, तो स्टोक के नियम के अंदर ये आता है। तो ये हुआ हमारा पूरी श्यानता के बारे में पूरी जानकारी। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। देखो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो अगर वहाँ पर आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उसको ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके नोट्स बना रहे होंगे साथ के साथ। अगर कोई भी फिर भी कोई ऐसा छात्र होता है जिसको नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो अगर मैं इसके कभी नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो वो नोट्स उस टेलीग्राम चैनल पर ही डालूंगा मैं। तो मैं कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में 10-10 या 15-15 मैसेज डाल दूंगा उस पर, या फिर कुछ अपलोड कर दूंगा कि आपका मोबाइल भर जाएगा ऊपर नोटिफिकेशन से, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन में या तो एक आएगा या फिर मैक्सिमम 2 नोटिफिकेशन आ सकते हैं। अभी तो हालत में एक ही चल रहा है, तो अगर चाहो तो उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना उसको, क्योंकि वो अगर ज्वाइन कर लोगे तो कहीं ना कहीं भविष्य में वो आपको मदद करेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।